हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम की कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सिंपल से अल्फाज में बताता हूँ कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ या इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऑर्डर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर दे तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है? उस लाइट को स्प्लिट अप करता है रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी। तो जब वो लाइट स्प्लिट होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स में, तो ऑलरेडी ये बात जाहिर है कि जब उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने विजिबल लाइट को क्या किया, पास किया थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से हमने विजिबल लाइट को पास किया, तो ये रेडिएशन जो होते हैं, ये जो फोटॉन्स होते हैं, इनका क्या होगा? बेंडिंग होगा। क्या होगा? बेंडिंग होगा। और ये बेंडिंग डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना वेवलेंथ कम होगा और उतना ही एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ज़्यादा होगा। यानी जो फोटॉन है वो बेंडिंग ज़्यादा तब करेगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, उसकी वेवलेंथ कम हो। और स्मॉल या लेस बेंडिंग कब होगा? कि जब वेवलेंथ इज लॉन्गर, फ्रीक्वेंसी इज लोअर, तो फिर उसमें बेंडिंग कम होगी। तो ये जो विजिबल लाइट है इसको हमने क्या किया है, ये मैंने प्रिज्म से पास की हुई है। आप देख सकते हैं कि इधर से जब लाइट आती है तो प्रिज्म स्प्लिट करता है इन टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। अभी रेड लाइट है, रेड फोटॉन है, ऑरेंज फोटॉन है, येलो फोटॉन है, ग्रीन फोटॉन है, ब्राउन फोटॉन है, इंडिगो है, वायलेट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे कम वाली वेवलेंथ जो है वो किसकी है? वायलेट की है। कितनी है? 400 टू 420। ओके। तो इस तरह अगर हम देखें तो नैनोमीटर में अगर हम देखें तो जो जो वेवलेंथ है ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो डिक्रीज होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायलेट से लेकर रेड तक जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो क्या हो गया? जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी ऊपर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ। तो मैंने आपको बात बता दी कि भाई जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। तो देखिए इधर ये मेरे पास रेज है और ये इनकी वेवलेंथ है, नैनोमीटर में मैंने ले ली है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की है। फिर जब हम आते हैं वेवलेंथ माइक्रोवेव्स की तरफ, देखिए 10⁸ इधर 10⁸ से ज़्यादा है। इधर 10⁸ से लेकर 10⁸ तक होती है। फिर इधर 10⁸ से लेकर 10⁸ आई आर की जो होती है इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है। विजिबल के देखो 3.82 8 10⁸ से लेकर 7.6 10⁸ अब इधर हम देखते हैं तो वेवलेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। यूवी का वेवलेंथ फिर कम है, एक्स रेज का वेवलेंथ इससे कम है, गामा रेज की वेवलेंथ इससे कम है। तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में क्या होती है? वेवलेंथ इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, बल्कि फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रम के टाइप्स को पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम के हमारे पास मेनली दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। पहले हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है। ये स्पेक्ट्रम का वो टाइप होता है जिसमें जो कलर्स होते हैं उनके बीच क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। कलर्स के बीच क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती और वो कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, यानी एक दूसरे में पार्शियली ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर करते हैं या एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं। तो उनके बीच जो क्लियर कट बाउंड्री होती है वो नहीं होती है, या उनके बीच वो क्या है, डार्क स्पेस नज़र नहीं आता है कि एक लाइट को हम दूसरे से सेपरेट कर दें। एक
कलर को हम दूसरे से सेपरेट कर दें। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम में क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द कलर्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो कलर एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पार्शियली ओवरलैपिंग करते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, रेनबो। रेनबो को आपने देखा होगा, उसमें 7 कलर्स होते हैं, लेकिन वो कलर्स एक दूसरे के ऊपर क्या हुए होते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हुई होती हैं, उनके बीच कोई डार्क लाइन या डार्क स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से हम एक कलर को रेड कलर को, ब्राउन कलर को, ग्रीन कलर को, वायलेट कलर को, उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। और जो दूसरा टाइप है वो है एटॉमिक, या इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं उनके बीच, कलर बैंड्स होते हैं उनके बीच क्लियर कट बाउंड्री होती है, एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेटली हमें दिखाती हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये कब होता है कि जब हम किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को वेपोराइज कर दे, वोलेटाइज कर दे, फिर वेपोराइज करने के बाद हम उसको क्या करें, ही एनर्जी दे दे, हीट दे दे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड होके हायर शेल में चले जाएंगे। जब वो डी एक्साइटेड होंगे तो डी एक्साइटेशन पर वो क्या करेगी, एनर्जी को एमिट करेगी, एनर्जी को एमिट करेगी। तो जब वो एनर्जी को एमिट करेगी और उस एमिटेड एनर्जी को हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा कि डिस्टिंक्ट लाइंस है, और उन लाइंस के बीच हमें डार्क स्पेस नज़र आता है, डार्क स्पेस नज़र आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं कि जब ये लाइट एमिट होती है तो हमें पता चलता है कि भाई उसके वेवलेंथ को देखकर, उसकी फ्रिक्वेंसी को देखकर हमें पता चलता है कि ये वाली लाइट प्लान एटम से एमिट होती है और इस सैंपल के अंदर वही एटम है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं और उन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एलिमेंट या कंपाउंड हमने वोलेटाइज किया हुआ है, वेपोराइज किया हुआ है और उसको हमने एनर्जी दी होती है, उसको हमने एक्साइट कर दिया हो, तो एक्साइटेशन के बाद वो वापस क्या करेगी, रेडिएशन को एमिट करेगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लैंड स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम में क्या होते हैं। सोडियम का जो लैंड स्पेक्ट्रम होता है, बंसन फ्लेम पे हम जब इसको एनर्जी देते हैं तो हमें 2 येलो कलर लाइन्स देती हैं, और वो एक दूसरे से एक ख़ास फासले पर होते हैं, उनके बीच डिफाइनेट डिस्टेंस होता है। तो येलो कलर जो होता है, ये जो वेवलेंथ होती हैं, ये किसकी करेक्टरिस्टिक होती है, सोडियम की। यानी इसी ही वेवलेंथ में सोडियम एनर्जी को एमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है ना। इस तरह ट्रांसियम रेड कलर देता है बंसन फ्लेम पर और पोटाशियम वायलेट कलर देता है। अब ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें डिफरेंट लाइन्स होती हैं, उनका कलर भी मुख्तलिफ होता है और उनका डिस्टेंस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब मैं एक बात करूँगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हुआ तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो लाइंस है उनके बीच का फासला क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता है। कब डिक्रीज़ होता है, जब उनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। तो जब एक ख़ास वेवलेंथ के लिमिट तक वो पहुँच जाते हैं तो जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम था वो किस चीज़ में बदल जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बदल जाता है। इधर अगर आप देखिए तो इस डायरेक्शन में क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। जब इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो ये सेपरेटली हमें नज़र आते हैं, ये डार्क बैकग्राउंड है इस, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हमें नज़र आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम है। लेकिन जब हम इस तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। तो जब वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है तो इनके बीच फासला क्या होता है, लाइन्स के बीच का फासला भी डिक्रीज़ हो जाता है। जब फासला डिक्रीज़ हो जाता है तो वो जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के ऊपर मर्जिंग करते हैं, मर्ज हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, या ओवरलैपिंग एक दूसरे पर पार्शली करते हैं, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एमिशन, लाइन स्पेक्ट्रम के, सर इधर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एमिशन, नहीं टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ये क्या है, लाइन है, ठीक है, LINE, लाइन। तो लाइन स्पेक्ट्रम की जो टाइप्स है उसकी बात करते हैं। उनमें पहला वाला क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम एटॉमिक लाइन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए इधर, जब हम एक सब्सटेंस है या एक सॉलिड है
तो उस सॉलिड को हम पहले क्या करते हैं, वेपर्स में बदल देते हैं, या कुछ एलिमेंट है वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है तो हम क्या करते हैं उसको और एनर्जी देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसको एनर्जी देते हैं। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसको हमने एनर्जी दे दी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। तो जब एक्साइटेड होगी एनर्जी गेन करके एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एमिट करेंगे रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस की कुछ वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो अभी ये जो स्पेक्ट्रम के किस्म है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमारे पास जो डार्क बैकग्राउंड होती है उस पर क्या होगा, हमें ब्राइट लाइंस नज़र आएंगी। कौन सी लाइंस, ब्राइट लाइंस नज़र आएंगी। देखिए ये हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल है, गैसियस सैंपल है एक एलिमेंट का। तो हमने इसको एनर्जी दे दी, इसके अंदर जो एटम्स है उस एटम्स है मालिक्यूल्स होंगे, एटम मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगी। जब वो डी एक्साइटेड होगी हायर एनर्जी लेवल से वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो एनर्जी को एमिट करेगी। तो उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है ना। जब हम उसको डिटेक्टर से पास करेंगे तो वहाँ में ये हमारे पास डार्क बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं, डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, डार्क 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 डार्क। तो ये डार्क बैकग्राउंड पर हमें ब्राइट लाइंस नज़र आते हैं, ये लाइन ब्राइट है, ये लाइन ब्राइट है, ये लाइन ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट ब्राइट लाइन हमें नज़र आती हैं। तो इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि इसमें सैंपल एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो वो एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को, एनर्जी को, फोटॉन को एमिट करते हैं और हमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लाइन स्पेक्ट्रम के दूसरा टाइप पढ़ते हैं, वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम ऐसा करते हैं कि हम वाइट लाइट लेते हैं और उस वाइट लाइट के अंदर हमारे पास विजिबल पोर्शन है 380 नैनोमीटर से लेकर 3760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ मौजूद है। जब हम इस वेवलेंथ को, इस वाइट लाइट को किसी सैंपल के ऊपर छोड़ देते हैं, गैसियस सैंपल है किसी एलिमेंट का, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि उससे कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर देगा। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई वो उधर एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो क्या करेगी, वो पास हो जाएंगी। इस किस्म का जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा उसको हम एटॉमिक लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या हम उसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बात ये है कि इसमें क्या होगा, जो वेवलेंथ इस वाइट लाइट से एब्जॉर्ब हो गई तो उसकी जगह हमारे पास डार्क स्पेस हमें नज़र आएगा ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्राइट बैकग्राउंड है, ब्राइट 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 ब्राइट, ठीक है। ये हमारे पास एक सैंपल है, गैसियस सैंपल है, किसी भी एलिमेंट का है, ठीक है ना। तो हमने फर्ज करिए हमारे पास सोडियम सोडियम है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको एनर्जी दी, सोडियम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। तो एक्साइटेड तब होगी जब वो येलो वेवलेंथ को क्या करेगा, येलो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर देगा। जब येलो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी तो इधर जितनी बाकी कलर्स हैं वो आ जाएंगी इधर, हाँ डार्क नहीं सारी ब्राइट बैकग्राउंड बनाएंगे, लेकिन येलो की जगह इधर कौन से बैकग्राउंड बनेंगे, डार्क लाइन नज़र आएगी हमें। तो वो डार्क क्यों नज़र आएगी, क्योंकि वो येलो वाला जो कलर था, वो जो वेवलेंथ थी वो उधर एब्जॉर्ब कर दी सोडियम ने, उसकी जगह इधर हमें डार्क लाइन नज़र आती है। तो इसी वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जो वाइट लाइट हम छोड़ते हैं किसी के सैंपल के ऊपर, गैसियस सैंपल के ऊपर, तो उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है उनकी जगह हमें डार्क लाइन नज़र आएंगी ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। देखिए ये मेरे पास एक सैंपल है, गैसियस सैंपल है, उसको हमने एनर्जी दी, इसको हमने वाइट लाइट इससे पास कर दी, तो वाइट लाइट इधर से सारी आ गई, लेकिन इधर से कुछ रेडिएशन जैसे हैं कि वो डिटेक्टर से पास होकर उन्होंने हमें ब्राइट बैकग्राउंड दी, लेकिन जो इधर से एब्जॉर्ब हो गई वो एब्जॉर्ब वाली इधर पास नहीं हुई डिटेक्टर से, तो क्या बनेगा, इधर ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर हमें डार्क लाइन नज़र आएगी। किस वजह से, क्योंकि
वो उसके लिए जो वेवलेंथ आ रही थी वो इधर एब्जॉर्ब हो गई तो नहीं आई। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। the position or wavelength of lines appearing in both emission spectrum are exactly the same। जो पोजीशन होती हैं wavelengths of length positions are position wavelength of lines appearing एग्जैक्टली एक तरह की होगी। जो पोजीशन है वेवलेंथ का लाइन्स अपीयरिंग इन बोथ, उसे हम होगा लिखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में दिस लाइन्स अपीयर ब्राइट बिकॉज करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स आर बीइंग एमिटेड। एक पॉइंट मैंने नोट किया है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो बुक हर बुक में नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है कि जो वेवलेंथ होती है लाइन्स की, वो लाइन हमें दोनों में नज़र आती हैं, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, वो लाइन हमें नज़र आती है। लेकिन उस लाइन का जो पोजीशन होता है या उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एग्जैक्टली दोनों में सेम होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक में हमें नज़र आती है और एक में नहीं नज़र आती। यानी जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें ये लाइन हमें ब्राइट नज़र आती हैं क्योंकि उधर एमिशन हो रहा है उस वेवलेंथ का, उस लाइन का। ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें उस लाइन की जगह हमें डार्क लाइन नज़र आती है क्योंकि वो उधर एब्जॉर्ब ही हो गया। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन उसका उधर ही हो गया सैंपल के अंदर, तो वो डिटेक्टर से पास नहीं हुई और हमें ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइन नज़र आती है। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है, लेकिन जो पोजीशन दोनों का है, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों में सेम होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।